After covering multi-cap, focused, and mid-cap fund, let us see small cap fund. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्मॉल कैप फंड में ये प्रेजेंटेशन स्मॉल कैप फंड के बारे में जानकारी के शेयर करने के लिए और आपको इसका फायदा उठाने में जिससे मदद मिले इसके लिए प्रेजेंटेशन बनाया गया। और हम इसकी शुरुआत करते हैं यूजुअल डिस्क्लेमर से। तो अभी जो यदि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का एक सिलेक्शन करना होगा। कितने समय का इन्वेस्टमेंट आपका होराइजन है, 1 साल से कम है, 1 से 3 साल है, 3 से 5 साल है या 5 साल से अधिक है। तो उसमें अलग अलग वैरायटी और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो है ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं और 1 साल से कम के हैं तो ये कैटेगरी दिया हुआ है। मीडियम रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ये दिया हुआ है शॉर्ट टर्म डेट और लार्ज कैप इक्विटी मल्टी कैप। और यदि आप हाई रिस्क एपेटाइट आपका है और अदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो उसमें आपको जो है ये तीसरी नीचे वाली जो 2 लाइनें हैं ये दिया हुआ है इसमें। तो अगर 5 साल से ज़्यादा का होराइजन है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और मतलब 3 से 5 के बीच में मिड कैप का आपको ऑप्शन है, ये सुझाव है। और 5 साल से ज़्यादा होने से मिड कैप और स्मॉल कैप का भी है। तो अभी हम स्मॉल कैप की चर्चा कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर जो अपना इन्वेस्टमेंट 5 साल कम से कम 5 साल के लिए करना चाहते हैं उनके लिए ये सूटेबल फंड माना जाता है। तो ये जो अभी जो भी कैटेगराइजेशन हुआ है 6 अक्टूबर 2017 को सेबी का सर्कुलर था उसके हिसाब से ये कैटेगराइजेशन हुआ। हम क्योंकि इक्विटी फंड की चर्चा करते हैं और इसमें जो इक्विटी फंड को 10 स्कीम 10 प्रकार की स्कीम में जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। डेट को 16 में किया गया, हाइब्रिड 6, सॉल्यूशन लिमिटेड 2 और बाकी 2। तो इसमें जो है सभी को जो 10 हैं उनके अंदर ये जानना पहले जरूरी होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में क्या होता है, कैसा होता है। और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है बाकी वो 10 स्कीम बनती है और उसमें और कुछ थोड़े दूसरे पैरामीटर्स जोड़ के वो सारी स्कीम बनती है। और स्मॉल कैप में आगे डेफिनेशन में हम बताएंगे क्या उसमें होता है। तो ये जो चार्ट दिया हुआ ये सिलेक्शन में आपकी मदद करता है। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जो इस लेटर में 6 अक्टूबर के दिया हुआ था तो बेसिकली जो पूरे स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनियां ट्रेड होती हैं जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। लार्ज कैप जो है और एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। तो इनका सिलेक्शन कैसे इनमें कैटेगराइजेशन होता है कि पूरे जो 6 महीने का पीरियड होता है 1 जनवरी से लगा के 30 जून और 1 जुलाई से लगा के 31 दिसंबर का जो पीरियड रहता है उसमें जितनी कंपनियां ट्रेड हुई हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एनएससी और बीएससी में उनका एवरेज मार्केट कैप वर्कआउट करते हैं और फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां आएंगी और उनका जो एवरेज निकालेंगे तो वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। और जो उसमें 101 से 250 के बीच में आती है वो मिड कैप और 251 के बाद वाली जो सभी स्मॉल कैप में आती है। तो इस प्रकार पहले हफ्ते में जब भी ये 30 जून के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में और जनवरी के पहले हफ्ते में ऐसा लिस्ट निकलता है और म्यूचुअल फंड को इस सर्कुलर में हिदायत दी गई कि 1 महीने के अंदर मतलब 31 जुलाई तक और या 31 जनवरी तक वो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके जो है जो नए चेंजेस हुए हैं, कुछ कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में आ गई, कुछ कंपनी लार्ज कैप से मिड कैप में चली गई और इसी तरह कुछ स्मॉल कैप से मिड कैप में आ गई, कुछ मिड कैप से स्मॉल कैप में आ गई, कुछ कहीं नहीं थी स्मॉल कैप में आ गई। तो उनमें अपना पोर्टफोलियो उनको रीबैलेंसिंग करना पड़ता है, किसी में स्टेक खरीदना है, किसी का स्टेक बेचना है। उस तरह से अपना पोर्टफोलियो में जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करते हैं। और यहीं पे वो रिस्क के बारे में दिया हुआ है। तो जब जहाँ पे हम यहाँ देखते हैं जो स्मॉल कैप फंड है वो हाईएस्ट रिस्क और रिटर्न हाईएस्ट रिटर्न दिया हुआ है। जितना इसमें सीधा दिखाया उतना सीधा असलियत में नहीं होता। ये जो है थियोरेटिकली बहुत अच्छा है मगर रिस्क हाई है तो जरूरी नहीं कि रिटर्न भी ज्यादा होगा। यहाँ पे रिस्क का मतलब है वोलेटिलिटी। रिस्क का जो है स्मॉल कैप में क्या है वो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। वो जब बाजार बढ़ेगी तो वो तेज रफ्तार से बढ़ जाएंगे और जब घटेगी तो तेज रफ्तार से घट जाएंगे। तो ये जो कैटेगराइज किया गया है इक्विटी म्यूचुअल फंड को 10 कैटेगरी में, उनके नाम दिए हुए हैं इसमें देखिए। मल्टी कैप सबसे पहले दिया हुआ है, फिर लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, देन डिविडेंड यील्ड एक कैटेगरी है जो स्पेशलाइज कैटेगरी है। उसके बाद वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड, इसमें 2 वैरायटी में से एक ही रख सकने की उनको इजाजत दी हुई है। फिर फोकस फंड है, फिर सेक्टोरल या थीमेटिक फंड में कई सारे फंड रख सकते हैं और ईएलएसएस फंड।
तो स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि ए ओपन एंड इक्विटी स्कीम प्रेडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक। तो मिनिमम जो है उनको इक्विटी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल कैप कंपनी में 65% अपना एसेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो गाइडलाइन के हिसाब से। ये इसका वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये इनका रिक्वायरमेंट होता है स्मॉल कैप फंड का। तो अभी इसमें आपका तरीका है कैसे चुना जाएगा। इतने सारे फंड हैं, 41 फंड हाउस हैं, उनमें बहुत सारों के पास तो स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं किया और बहुत सारे फंड का स्मॉल कैप फंड है। तो ये जो क्रिसिल है और वैल्यू रिसर्च है, वो लोग क्या करते हैं कि जो म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करके उनको रेटिंग देती है। तो 5 स्टार रेटिंग, स्टार और रेटिंग जैसे भी बोलिए उसको, 5 स्टार रेटिंग फंड की हमने जो है एक ये लिस्ट यहाँ पे बनाई है। तो इसमें स्मॉल कैप फंड में एक्सेस स्मॉल कैप सिर्फ एक ही फंड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेस स्मॉल कैप फंड के अलावा और कोई स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड नहीं है, क्योंकि इनके जो पैरामीटर हैं वो अलग रहते हैं और जरूरी नहीं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इसमें को 5 स्टार मिले। और अलग अलग आपका जो है अपने हिसाब से आपको जो है उसको देखना की जरूरत होती है। तो ये जो अभी लेटेस्ट जानकारी ये है कि एक एक फंड हाउस ने किस प्रकार के कितने फंड हैं और सारे फंड हाउस के मिला के ये कितने फंड जो हैं अवेलेबल हैं अलग अलग वैरायटी के। लार्ज कैप फंड 29 है, लार्ज एंड मिड कैप 28 है और मल्टी कैप 35 है, मिड कैप 26, स्मॉल कैप 23, फोकस 23, वैल्यू कॉन्ट्रा डिविडेंड यील्ड ये 23 टोटल मिला के हैं और ईआरएसएस 41 है। और सबसे ज्यादा जो है लार्ज कैप फंड में इतना पैसा ये है सब, और मल्टी कैप फंड में 1,35,000 करोड़ और लार्ज कैप फंड में 1,49,000 करोड़ है। तो परसेप्शन मार्केट में यदि कोई भी इन्वेस्टर जाता है तो उसको दिया जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, लार्ज कैप में कीजिए या फिर मल्टी कैप में कीजिए। इसी यही कारण है जो आप देख रहे हैं इसका एयूएम बड़ा है और रिस्क कम है। रिस्क कम है तो ऐसा मतलब है कि रिटर्न भी कम होगा। और अगर यदि आप लंबे समय के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप लार्ज कैप में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करें। आपका जो है हिस्टोरिकली हम देखेंगे आगे प्रेजेंटेशन में कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे हमने 11 फंड हाउस जो है फंड का स्कीम स्मॉल कैप स्कीम जो है उनको लिया है और इनमें क्राइटेरिया ये रहा कि फंड का एयूएम 1,000 करोड़ से ज़्यादा और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड 5 साल से अधिक। तो इनमें से 11 में से जो 2 हैं उनका 5 साल 10 साल का नहीं है, 5 साल से अधिक है और बाकी सबका 10 साल से अधिक है। 9 का जो है 10 साल से अधिक है। अभी सोचना ये कि जब 5 स्टार रेटिंग हम देखते हैं तो उसमें आपको जो 5 स्टार रेटिंग तो एक ही फंड का मिला, लेकिन यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग कौन है 10 साल में, वो आपको मिलता है एसबीआई स्मॉल कैप। और 5 साल में कौन बेस्ट है, और वो भी एसबीआई स्मॉल कैप है। और अगर आप 5 साल दूसरा देखें, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे है रिलायंस स्मॉल कैप है 10 साल में। और 5 साल में जो है एक्सिस है जो उसमें है और दूसरा है उसमें रिलायंस है। तो ये अच्छे फंड जो है अगर आप सिर्फ रेटिंग पर निर्भर करेंगे तो आपके अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट से चूक जाएगा। और इसके लिए हमारा ये कहना है कि आप सीधे 5 स्टार रेटिंग मत देखिए, फंड की परफॉर्मेंस अपने आप देखकर इवेल्युएट कीजिए। और यदि आपको उसमें उतना नहीं है तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी को एडवाइजर को जो है आप कांटेक्ट कीजिए और उससे जो है आपको ये जानकारी में आसानी रहेगी और आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह होगा और उसको रिव्यू और बाद में स्विच करने के लिए भी वो सुविधा आपको रहेगी। तो ये हमने कंपेयर किया है, वही जो 11 फंड है उन्हीं का एनुअल परफॉर्मेंस लिया पिछले 5 साल का, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 का भी एनुअल, क्योंकि 20 पूरा नहीं हुआ, 20 का Q3 तक का परफॉर्मेंस है। तो इनमें देखिए 2015 में कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे। बिरला डीएसपी वाज बेस्ट 19% एंड एसबीआई स्मॉल कैप वाज अराउंड 19.9%। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे, वहां पे तो है नहीं, आपको मिलेगा नहीं वो। उसी तरह से अगर आपको अगले साल जाइए 2017, जिस साल में बहुत अच्छे रिटर्न इन्होंने दिए, तो रिलायंस था 61 और एल&टी इमर्जिंग 66 था, वहां तो मिलेंगे नहीं। और ये इस तरीके से 77 एसबीआई स्मॉल कैप। उसके बाद जो है 2018 में सभी का निगेटिव हो गया रिटर्न। तो अभी इसमें क्या है, जो बेस्ट था वो वर्स्ट है ऐसा नहीं है, ये 77 था, ये -19.1 है, लेकिन ये तो बेस्ट भी नहीं था और वर्स्ट हो गया इधर 22.7, 22.4 माइनस में चले गए।
और 29 सुंदरम स्मॉल कैप बेस्ट भी नहीं था, और फिर भी उससे भी घटिया हो गया, तो -29 चला गया। तो इस तरह के फंड से थोड़ा सा परेशानी बच के रहना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन परफॉर्मेंस में आता है। तो फिर 19 की परफॉर्मेंस देख लीजिए, 20 की परफॉर्मेंस देख लीजिए। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर हुआ है, Q2 और Q3 में जो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, ये देखिए, ये डीएसपी स्मॉल का 25% इधर नजर आता है, और ये 28% नजर आता है रिलायंस स्मॉल का, और यहाँ पे किसका है, ये 22% है बिरला स्मॉल का है, जबकि यहाँ पे वो खराब था। ये देखिए एनुअल 19 में -12 था, यहाँ पे यही हमारा कहने का था कि जो पहले वर्स्ट परफॉर्मिंग था, -12 हुआ, तो वर्स्ट परफॉर्मिंग इन 2019 ओवरऑल, एंड Q3 में अभी वो 22.7 है, 22.7 हाईएस्ट है। तो इस तरह का होता रहता है, तो अभी उसको बड़ा ट्रिकी डिसीजन होता है, इतना आसान नहीं है जो कि मतलब, लेकिन इससे खाली इतना फायदा मिलता है इस तरह का कंपेरिजन करने से, कि जो ये 18.9 आपने अगर याद किया एक्सिस फंड का Q3 में, या ये बीएसपी डीएसपी बिरला स्मॉल कैप का फंड जो 22% पर रिटर्न दिया है Q3 और 20 में, तो वही रहेगा, चेंज नहीं होता। लेकिन पहले वाला जो टेबल दिया था वो जो हर दिन चेंज हो जाता, उसको आप याद भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या था, वही जो एक रेट रेस टाइप का हो जाता है, कि आसान तरीका रहता है कि जर्नलिस्ट टीवी पर अगर बताता है, वो क्या बोलता है कि उसको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं है, आपको बताएगा आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और मल्टी कैप में आपने इन्वेस्ट कर दिया, और फंड हाउस वाला बेईमानी कर रहा है, क्या बेईमानी कर रहा है, मल्टी कैप में आपने इन्वेस्ट किया, अब वो कर रहा है लार्ज कैप में इन्वेस्ट, यही लेके सेबी ने 11 सितंबर की सर्कुलर निकालने की जरूरत पड़ी। मतलब इतना उसमें गड़बड़ी चल रहा था कि 35 टोटल फंड में से 27 में जो है लार्ज कैप की स्टॉक भरे हुए 60% से ज्यादा, जबकि मल्टी कैप किस बात का हो, तो लार्ज कैप फंड हो गया 80%, 70% से ज्यादा लार्ज कैप है। तो ये आपने तो इन्वेस्ट कर दिया मल्टी कैप में, लेकिन मल्टी कैप में तो इन्वेस्टमेंट आपका असलियत में हो नहीं रहा, आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में हो जा रहा है, या दूसरे किसी में हो रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अभी सेबी ने उसको टाइट किया हुआ है, 11 सितंबर को सर्कुलर लाया, और उनको 31 जनवरी तक का टाइम दिया हुआ है कि अपना फंड का जो है स्ट्रक्चर उसी हिसाब से करें, जो मतलब ट्रू टू लेवल उसको बोला गया है, कि जो आपका लेवल है उसी हिसाब से आपका फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अभी स्मॉल कैप जो है बहुत ही जो है क्या बोलते हैं, टिपिकल क्रिटिकल टाइप की इन्वेस्टमेंट है, और वो हर एक इन्वेस्टर को सूट नहीं करेगी। तो जो लोग विजिलेंट हैं और टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो क्या बोलते हैं रिव्यू कर सकते हैं, और जो लोग जो हैं अपना मतलब इसमें से एकदम इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं, ऐसा नहीं है। भले ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना भी लंबा हो, 10 साल हो, 15 साल हो, मगर आपको देखना पड़ेगा, और जो फंड की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गई तो उस समय थोड़ा सा उससे में अलोकेशन कम कर देना चाहिए, और जब उस तरह से उसको मैनेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपका मिल जाएगा। तो ये 5 इसमें दिए हुए हैं कि धैर्य रखना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए, और कंपोजिशन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का कंपोजिशन कितना होना चाहिए, वो हमारा मानना है कोई आइडियल परसेंटेज नहीं है, मगर 35% से ज़्यादा स्मॉल कैप आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। वो जो है बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, और समय समय पर उसको रिबैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। कितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसको देख के करना है। अगर 5 साल से कम है तो डेफिनेटली नहीं ही करना चाहिए स्मॉल कैप में, और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें देख के आपको करना होता है। तो यही उनको डिटेल में हमने समझाने का यहाँ पे कोशिश किया है, कि ये स्मॉल कैप फंड जो है आपके इमोशनल धैर्य की मांग करते हैं, और आपको घबराना नहीं है, अपना व्यवहार को मॉडरेट रखना है, और जल्दीबाजी में स्विच नहीं करना है, उससे नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें को है, फंड के कंपोजिशन पे रिटर्न का फर्क पड़ता है, फंड मैनेजर की है स्टॉक पिकिंग स्किल, उसका फर्क पड़ता है। और उसमें क्या स्मॉल कैप में क्या होता है कि आपका 251 के बाद जितने भी स्टॉक हैं उसकी चॉइस फंड मैनेजर की किसी में भी वो जा सकता है, अपना 65% अलोकेशन उधर वो कर सकता है। तो उसके बाद बहुत बड़ा चॉइस होता है, बड़ा चॉइस के चक्कर में क्या होता है, कई बार वो गड़बड़ी करने का चांस इसमें बढ़ जाता है। जबकि मिड कैप में उसका होराइजन छोटा है, 151
150 कंपनी में से 65% इन्वेस्टमेंट करना है, और लार्ज कैप वाले को 100 कंपनियों में ही अपना 65-80% जो भी है इन्वेस्टमेंट करना है। इस प्रकार से इसके पास चॉइस ज़्यादा रहती है, और चॉइस ज़्यादा का रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। ये सब चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत होती है, और रीबैलेंसिंग की ज़रूरत इसमें थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि मंदी के दौरान ये जो है क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और तेजी के समय जैसे 2017 में था, बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छी रिटर्न स्मॉल कैप फंड ने 2017 में दिए। और इन्वेस्टमेंट होराइजन में 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 हो तो अच्छा है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने 7 साल के इन्वेस्टमेंट कर दिया और मिल जाएगा। ऐसा कोई रामबाण जैसी औषधि जैसा कुछ नहीं होता है। आपने अगर गलत फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है लॉस हो जाएगा, और मतलब कम, जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ठीक से उसको, अगर आप अपना समय नहीं दे सकते तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट somebody who knows the these funds। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से आपको सोचना। आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था उस समय क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया था, 10,000 या 50,000 रुपये आपने डाला, आपने सोचा कि आपका वो जब 1 लाख हो जाएगा आप निकाल लेंगे, या 2 लाख हो जाएगा तब निकाल लेंगे, और आपको 50,000 का 40,000 हो गया, आप घबरा गए और निकाल लिया, तो गया आपका। तो वो ऐसा, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही है, और लंबे समय के लिए रहता है इसका इन्वेस्टमेंट। और लार्ज कैप तो क्या है कि बड़े शेयर हैं वो ग्रो करते हैं, बट उनका रेट ऑफ ग्रोथ कम होता है। और इनमें क्या है कमी, इनका बीटा, पोर्टफोलियो बीटा ज़्यादा होता है, तो बाजार जब बढ़ता है तो तेज रफ्तार से बढ़ते हैं, और घटता है तो तेज रफ्तार से घटते हैं। ऐसा आमतौर पे जो है स्मॉल कैप फंड में होता है। और ज़्यादा इसमें क्या है कि फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। तो एक फंड हाउस का स्मॉल कैप फंड और दूसरे फंड हाउस के स्मॉल कैप फंड में के रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको सेलेक्टिव होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च और देख के परफॉर्मेंस देखना, और फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस देखना, फंड हाउस का परफॉर्मेंस देखना है। खाली मैनेजर, फंड हाउस का बहुत सारी प्रोसेस रखता है जिससे कि जो फंड मैनेजर अपना कुछ गलती से भी गलती ना कर सके, उस तरह की उनकी प्रोसेस वगैरह रहती हैं। डिसएडवांटेज ये है कि वही है, कभी कभी क्या करते हैं स्मॉल कैप फंड, जैसे अभी भी वो अपना सब्सक्रिप्शन बंद कर देते, तो आप चाहें तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और कभी वो लिमिट कर देते कि भाई आपको एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले सभी, ऑलमोस्ट सभी स्मॉल कैप फंड में रेस्ट्रिक्शन था, जैसे रिलायंस स्मॉल कैप में रेस्ट्रिक्शन था, आपका डीएसपी स्मॉल कैप में रेस्ट्रिक्शन था, एसबीआई स्मॉल कैप में रेस्ट्रिक्शन था। तो अच्छे फंड है, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम नया इन्वेस्टमेंट तो लेंगे ही नहीं आपसे। तो जिन्होंने पहले इन्वेस्ट कर दिया, दे आर एंजॉइंग, एंड द अदर न्यू इन्वेस्टर कैन नॉट गो। तो दिस इज द टिपिकल ऑफ दिस स्मॉल कैप। समटाइम मिड कैप में भी ऐसा हुआ है, बट मिड कैप में उतना कम होता है। स्मॉल कैप में इस तरह का फंड मैनेजर का कहना रहता है कि अभी जो मार्केट का जो कंडीशन है उसमें दे आर नॉट एनफ गुड क्वालिटी स्टॉक फॉर देम टू इन्वेस्टमेंट, उसको लेके वो जो है अपना सब्सक्रिप्शन बंद कर देते हैं। लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन बंद होने का मतलब फंड को कोई खतरा या ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बेसिकली वो एक वार्निंग होती है फंड मैनेजर की तरफ से कि ये भाव ज्यादा है, आप पैसा मत लगाइए इस समय, उससे कुछ समझ जाना चाहिए। तो अगर ये देखिए यहाँ पे जो वकालत करते हैं लार्ज कैप और मल्टी कैप की, वो ये चार्ट देख लें, ये 15 साल का इसमें रिटर्न दिया हुआ है, और ये रिटर्न यहाँ का नहीं है, आपका देख लीजिए, वैल्यू रिसर्च ने बनाया हुआ है। 14 5 15 साल, 5 सितंबर 14 से 5 सितंबर 19, पिछले साल का है ये। तो उसमें लार्ज कैप का देखिए, जो ब्लू कलर की लाइन है सबसे नीचे रहती है, मिड कैप की लाइन जो ऑलमोस्ट सबसे ऊपर रहती है, स्मॉल कैप की जो ग्रीन लाइन है वो भी ऑलमोस्ट सबसे ऊपर रहती है, मल्टी कैप की जो है लार्ज कैप से थोड़ा ऊपर रहती है। तो ये है जनरली ऐसा ही होता है। आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लार्ज कैप और मल्टी कैप में रिटर्न कम मिलेगा, वॉलेटिलिटी थोड़ा कम होता है उसमें। मगर अगर आपका होराइजन ठीक ठाक है और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है और आप घबराते नहीं हैं, तो स्मॉल कैप में आपको जो है 35% तक रिटर्न आपका वो पोर्टफोलियो आपका डाल सकते हैं।
तो ये था प्रेजेंटेशन ऑन स्मॉल कैप फंड। इन्वेस्टमेंट करना कैसे, स्विच करना किस तरह से उसमें करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे हमको जो है हमारा जो गोल है ये कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नोबल कॉज में, जो अक्षय पत्रा फाउंडेशन है, ये जो इसमें मोनेटाइजेशन होगा उसका एक पार्ट, छोटा पार्ट जो है, हम अक्षय पत्रा फाउंडेशन को उसको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप हमारी मदद करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।